चल रहा है ना। चलिए बेटा, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे थे या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में आज बेटा हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो इधर बैठ जाइए, आराम से लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड या बेटा हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड चैप्टर है, अगले वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आगे का। हाँ वो खत्म हो गया था, इसके आगे वाला है। चलो ये बेटा आप नए हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। अभी हम लोग अपनी स्टार्ट 2 दिन हो चुका है, तीसरा दिन है। अभी हम लोग बेटा पढ़ने चल रहे हैं यहाँ से डीएनए। हेडिंग बनाइए बेटा डीएनए। डीएनए पूरा नाम क्या होगा डीएनए का? तो आप इसको बोलते हैं डी ऑक्सी रिबो या राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको क्या कहेंगे? डीएनए। डीएनए का मतलब था डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरी बात है कि अब इसमें सबसे पहले ये टर्म देखना है कि न्यूक्लिक एसिड को किसने खोजा था। ये पिछली क्लास में समझाया था। तो आप ये देखिएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा 2 होते हैं, बोलो कौन कौन? एक तो डीएनए होगा, दूसरा क्या होगा? आरएनए होगा, राइट। अब ये न्यूक्लिक एसिड को अगर कहा जाए कि फर्स्ट आइसोलेटेड बाई कौन बड़ा आइसोलेट किया था? तो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिक्सचर फ्रॉम पस सेल। बेटा ये पस सेल क्या होता है? पस मतलब समझते हो? मवाद। पस सेल से बेटा खोजा था एंड गेव द नेम बेटा उन्होंने नाम क्या दिया था इसको? न्यूक्लिन। एंड गेव द नेम न्यूक्लिन, ठीक है ना। न्यूक्लिन टर्म उन्होंने दिया था, किसके लिए दिया था? न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक। तो अब डीएनए को पढ़ना है तो डीएनए भी बेटा टर्म कोई ना कोई दिया होगा। भाई डीएनए पहले एक टाइप का, फिर से सुनिएगा। डीएनए एक बेटा कैसा स्ट्रक्चर है ये? तो सुनिएगा, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। बेटा एसिडिक नेचर होने का क्या मतलब है? कैसे एसिडिक होगा? डीएनए एसिड है बेस है, जैसे ऐसे पूछा जाए तो ये कैसे हमें पता चलेगा एसिड है या बेस है? किसी भी न्यूक्लियोटाइड के, सुनो बेटा, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहेंगे फास्फोरिक एसिड, एक होता है नाइट्रोजन बेस, और एक होता है क्या? शुगर, ठीक। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। तो ये एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू फास्फोरिक एसिड। ड्यू टू बेटा क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड, ठीक ना। ये डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। अगर पूछा जाए क्यों एसिडिक नेचर का है तो आंसर क्या देगा तू? बेटा ये देगा कि ये फास्फोरिक एसिड के कारण ये एसिडिक होता है। दूसरा, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये कि देखो, नेगेटिवली चार्ज का मीनिंग समझो। जैसे ये H3PO4 है, ये कल पिछली वाली क्लास में समझाया था, इसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे P हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? फास्फोरिक एसिड का। यहां एक ही बांध रहे फास्फोरिक एसिड का, ठीक। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा। जब यहां से बेटा H हट जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। तो ये आप बता सकते हो कि ये कैसा चार्ज प्रोटीन है? तो आप बोलोगे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक ना। तो डीएनए कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा।
एसिडिक नेचर बेटा क्यों होगा? ड्यू टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये। निगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इस पर भी फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये छोटे से पॉइंट आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी बेटा इसको नोट करिए। फिर अगर बेटा ये कहा जाता है कि डीएनए का टर्म किसने दिया था? टर्म मतलब कि शब्द बेटा डीएनए किसने दिया था? तो आप बताओगे जैक हैरिस, एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम क्या था? जैक हैरिस। इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? टर्म डीएनए। ठीक है ना। अब इस डीएनए में बेटा शुगर कौन सा होगा? शुगर कौन बताएगा? डीएनए में शुगर कौन सा होता है? तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर। बेटा यहां पर नाइट्रोजन बेस कौन कौन होगा? तो एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा और ग्वानिन होगा। ये चार होते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कौन कौन से नाइट्रोजन बेस हैं। अब क्योंकि बेटा पिछली क्लास में ये पूरा एक्सप्लेन किया था, तो शुगर कौन सा है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और नाइट्रोजन बेस कौन होगा? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। मैं पूरा लिख दे रहा हूं। ये एडेनाइन या एडेनिन होता है और ये ग्वानिन होता है। ये दोनों बेटा प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन एंड थाइमिन ये दोनों पायरिमिडीन होते हैं। तो ये जल्दी से इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चीजें बेटा इसमें है डीएनए के बारे में, छोटी छोटी पॉइंट। साइटोसिन एंड बेटा थाइमिन ये दोनों क्या होते हैं? पायरिमिडीन होते हैं। चले बेटा अब इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हम लोग देखेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बेटा डिफाइन करना है वो आप ये देखिएगा। पहले सबसे पहले सिंपल सिंपल सी बात समझिए, डीएनए किस नेचर का होगा? एसिडिक। अगर पूछा जाए ये एसिडिक नेचर का क्यों होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? बेटा फास्फोरिक एसिड के कारण। इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। बेटा नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि ये जब ये फास्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। बेटा टर्म कैसा हो जाएगा? टर्म किसने दिया था? जैक हैरिस। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा जैक हैरिस टर्म दिया था। इसमें जो शुगर होता है वो कौन सा होगा? डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा। जो नाइट्रोजन बेस होगा वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक ना। एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन बेटा ये प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन, थाइमिन ये पिरिमिडीन होते हैं। ये कल पीछा पूरा एक्सप्लेन किया था, आज थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या बेटा इसी को हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ बेटा डीएनए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हेडिंग है हमारी।
अब यहां पर जो हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको ध्यान से बेटा सुनिएगा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा विल्किंस। ऐसे समझिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को किसी ने बेटा पहली बार बनाया होगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा ये तो पता नहीं है, या पता नहीं था, अब तो लेकिन पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो बेटा अगर ये स्ट्रक्चर पता चल गया कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो किसी ना किसी ने बनाया होगा। तो सबसे पहले बेटा जिसने बनाया होगा, क्या वही सबसे पहले बना करके छोड़ दिया कि नहीं भाई ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये सही है? इसका मतलब इस पे बहुत से लोगों ने बहुत लंबे समय तक वर्क किया होगा। भाई लंबे समय तक वर्क का क्या मतलब है कि बहुत सी चीजें नहीं रही होंगी। जब देखो डीएनए, जब आप ऐसे कर सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड को खोजा गया, तो न्यूक्लिक एसिड की बेटा डिस्कवरी 1869 में थी। इसका स्ट्रक्चर बेटा बनाया गया 1953 में। ये देख रहे हो, ये इतने लंबे समय के बाद बेटा इसका स्ट्रक्चर बना, लगभग बेटा 100 ईयर के आसपास का है ये। तो अगर ये 100 साल तक बेटा ये इसके स्ट्रक्चर को नहीं बना पाए हम लोग, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो क्या कारण था? अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि ये हम लोग ये लंबे समय तक ये डिस्कवरी नहीं हो पाई या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं बना पाए, तो क्या कारण रहा होगा? कोई कारण जरूर रहा होगा। तो बेटा इसका कारण आता है ड्यू टू लिमिटेड। क्या बेटा लिमिटेड क्या था? क्योंकि हम लोग ये जान सकते थे जो टेक्निक थी वो लिमिटेड थी। टेक्निक का मतलब ये कि जो भी चीजें बेटा हम लोग खोजे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था हमारे पास। क्या नहीं था उस समय बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, प्रॉपर्ली इसको हम लोग देख नहीं सकते थे, तो ये चीजें थी नहीं। ठीक है ना? तो उस पर एक वर्ड बेटा लिखा गया होगा ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। ये इसका आंसर बेटा क्या जाता है? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। मैं इसको लिखाऊंगा अभी, आप ध्यान से केवल सुन लो। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बेटा पहले हम लोग देखें। एक साइंटिस्ट थे बेटा विल्किंस। एक साइंटिस्ट थे बेटा ये विल्किंस थे, एंड रोजन फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने एक स्ट्रक्चर, झूठा मूठा एक बेटा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बेटा लिख लेते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। बहुत प्रॉपर्ली बेटा सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी था, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बेटा रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया। रफ स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे इन्होंने देखा कि ये ऐसा कुछ बेटा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके बारे में ये दोनों लोग नहीं बता पाए। मतलब जब इनसे बेटा और भी इसके डिटेल पूछा गया, तो ये लोग कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए बेटा? ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इनका पूरा नाम था रोजलिन फ्रैंकलिन। तो रोजलिन फ्रैंकलिन बेटा ये फीमेल थी, ठीक है ना। विल्किंस, इन्होंने क्या दिया था? दोनों मिल करके क्या दिया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था। एक बड़ा रफ स्ट्रक्चर दिया था किसका? आप ऐसे कर सकते हैं कि डीएनए की एक फोटो बना रखी थी, ठीक है ना। हाँ, हाथों से कर लीजिए बेटा, क्योंकि उनको एक आइडिया कुछ कुछ जो दिखा, लाइट माइक्रोस्कोप रहा होगा उस समय बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं। जब लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया होगा, थोड़ा थोड़ा रफ स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, तो रफ स्ट्रक्चर दिखा होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। क्लियर? फिर इसके बाद आते हैं दो और साइंटिस्ट आते हैं, और वो है बेटा वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। इन लोगों ने बेटा मिलकर के बनाया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन लोगों ने बेटा एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर ऑफ, अगर बेटा कभी पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है ना। किस ईयर में दिया? 1953 में। तो दूसरा बेटा यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, अब ध्यान से बेटा देखिएगा।
विल्किंस थे, वाटसन साहब हो गए, एंड बेटा क्रिक। इन तीनों को गॉट बेटा नोबेल प्राइज इन 1962। बेटा ईयर जरूर याद रखिएगा ना। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। अब क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि ये इनको फ्रैंकलिन को क्यों छोड़ दिया गया भाई? लड़की थी इसलिए छोड़ दिया गया। फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज बेटा क्यों नहीं मिला? तीन ही साइंटिस्ट का नाम आता है, तो फ्रैंकलिन को क्यों छोड़ दिया गया भाई? इक्वल इंपॉर्टेंस था, जो विल्किंस का था वही फ्रैंकलिन का भी इंपॉर्टेंस था, तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? तो रीजन है नहीं पता, तो बेटा इसका रीजन ध्यान से सुनो। फ्रैंकलिन को बेटा इसलिए छोड़ दिया गया कि फ्रैंकलिन की उस समय तक डेथ हो गई थी, ठीक ना। और नोबेल प्राइज बेटा उनको मिलता है जो लिविंग होता है। देखिए आज तक बेटा कभी भी महात्मा गांधी जी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था, बट जब तक जो जिंदा रहता है बेटा नोबेल प्राइज हमेशा उसको मिलता है जो जिंदा होता है, तो इसलिए बेटा इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला होता। कभी अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट गॉट बेटा क्या नोबेल प्राइज, तो आंसर क्या जाएगा आपका? फ्रैंकलिन। अगर क्वेश्चन कहा गया क्यों, तो बेटा आंसर क्या था? उस समय तो उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। चलो इसको नोट करो। इन्होंने बेटा जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका नाम था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, या हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने प्रिपेयर किया था। किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो जो मॉडल था वो मॉडल कौन सा था बेटा? डबल हेलिकल था। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं यहां से, अगर ये कहा जाता है कि जैसे 1869 में बेटा ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड था, यहां से बेटा ये 1953 में क्या बना? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये लॉन्ग पीरियड होगा बेटा ये, तो यहां पर ये पूछा गया कि ऐसा बेटा क्यों हुआ कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद बेटा क्या बना? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या टाइम, क्या रीजन रहा होगा? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। स्ट्रक्चर ऑफ बेटा ये लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर, या वाज बेटा लिखेंगे, वाज इलिशु। इलिशु मतलब बेटा छिपा रहना, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या देंगे आंसर? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। ये बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, ये ध्यान रख लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्या ऐसा रीजन रहा है कि बेटा लंबे समय तक ये से डिस्कवरी नहीं की जा सकी है या नहीं बनाया जा सका है? तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो जो रीजन था बेटा वो क्या था? टेक्निकल लिमिटेशन था।
चलो अब बेटा कुछ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आप इसको पहले लिख लीजिए, तो मैं इसके बारे में बेटा एक एक करके, एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करता चलूं और फिर बताता चलूं। लिख लो। स्ट्रक्चर ऑफ बेटा डीएनए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ बेटा डीएनए। देखो डीएनए को ये बताया गया कि जो वाटसन एंड क्रिक थे उन्होंने क्या बताया बेटा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर डबल तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये कौन सा पढ़ रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक का बेटा कौन सा मॉडल, हाँ ये मॉडल पढ़ने चल रहे हैं बेटा, ये डबल हाँ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए, अब आप अगर बेटा बेहतरीन ढंग से समझें और अच्छे से बताइए तो आप ये कहेंगे सर ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या, इसमें अगर डबल स्टैंड है इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि कंसिस्ट ऑफ बेटा मोर देन या सॉरी कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को समझो पहले, जैसे ये बेटा मान लो कि यहां पर ये फास्फोरस है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ये है ठीक है। पहले समझने की बेटा कोशिश करना अच्छे से। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक है फास्फोरस, दूसरा है शुगर, तीसरा है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यहां पर क्या है, एडेनिन है। यहां पर नाइट्रोजन बेस क्या है, ग्वानिन। ये क्या है, साइटोसिन। ये बेटा ये अब ये आपस में जुड़े होंगे। पहले आप बताओ, ये सब न्यूक्लियोटाइड है, कुल कितने न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया है, 4। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये आपस में बेटा देखो, शुगर हमेशा जुड़ेगा फास्फेट से, शुगर हमेशा जुड़ेगा किससे, फास्फेट से, ठीक है। तो अब ये एक चेन बन गई। ये चेन कैसी है, सिंगल चेन है। फिर से सुनो, ये यहां से यहां तक बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो 4 न्यूक्लियोटाइड का मतलब बेटा ऐसे ही ढेर से न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक चेन बनाएंगे, और ये चेन बेटा जब आपस में जुड़ जाती है तो ये सिंगल चेन कहलाएगी। कैसी होगी ये, सिंगल चेन। अब इधर की ओर चलिए, अगर हम लोग इसको जोड़े बेटा टी के साथ, ये कंप्लीमेंट्री होता है, अभी रूल समझाएंगे इसका। ए के साथ सी जुड़ता, ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ बेटा सी जुड़ता है, सी के साथ जी जुड़ता है, टी के साथ ए जुड़ता है, ठीक। फिर यहां से क्या होगा, ये शुगर होगा, ये बेटा फास्फेट होगा, ऐसे है। अब बताइए, इसका मतलब है बेटा कि यहां पर ये ऐसे कुल कितनी चेन है, सर 2 चेन है, एक इधर की चेन है, एक इधर की है। अरे ऐसे समझो कि बेटा, मैं इसको लाइन मत खींचेगा, ये ऐसे समझो, इधर की एक चेन है, एक चेन इधर की है। तो बेटा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है इसको क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड कहेंगे। तो जो हमारा डीएनए होगा वो बेटा कैसा स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक। अब क्लियर हुआ, डबल स्टैंडर्ड का मतलब कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये पहला लाइन, पहला पॉइंट है बेटा। अभी इसको स्ट्रक्चर को मत बनाइएगा, लास्ट बनाइएगा। फर्स्ट पॉइंट को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, ये डबल स्ट्रैंड होगा। डबल स्ट्रैंड का मतलब बेटा कि ये कंसिस्ट ऑफ, बोलो किसका बना होगा, कंसिस्ट ऑफ बेटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होगा। ये पहला पॉइंट बेटा मैंने लिखा है यहां पर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा।
अगर कभी बेटा ये पूछा जाए कि इसमें ये डबल स्टैंड डीएनए डबल स्टैंड क्यों होगा, तो आप बताओगे सर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा एक चेन ये हो गया, एक चेन ये हो गया, ठीक। अब अरे सॉरी सॉरी बेटा, पेप्टाइड नहीं है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। किसकी चेन है बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड ये होगी, एक न्यूक्लियोटाइड ये होगा। कोई दिक्कत यहां तक अभी नहीं है। तो पहला पॉइंट बेटा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये एक दूसरे के बेटा एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है, अरे यार, एंटी पैरेलल। बेटा ये क्या होता है भाई, एंटी पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल गलती है क्या, ये पैरेलल है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। हाँ चलो ठीक है, पैरेलल। बेटा ये क्या होगा, ये अपोजिट होगा। इसका मीनिंग समझो, एंटी मतलब क्या हो गया बेटा, उल्टा। पैरेलल मतलब जब देखो, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये दो चेन बेटा बन रही है। थोड़ा इधर देखो, एक चेन ये बन रही है, एक चेन ये बन रही है। अब इस चेन पे चलो, जहां पर कल बेटा समझाया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि कल बहुत कुछ मायने बेटा रखता है। आज वाले कल वाले लेक्चर बहुत कुछ काउंटेबल था, बट आप ध्यान से सुनो। अगर बेटा ये फास्फोरस है, ये पी है, जिस एंड पर बेटा पी फ्री हो, जिस एंड पर पी फ्री हो, मतलब ये पी बेटा, पी का मतलब फास्फोरस, फास्फेट, फास्फेट जहां बेटा फ्री हो, किसी से बाइंड ना किया हो, वो एंड बेटा हमेशा और हमेशा 5 डैश होता है। क्या होता है, 5 डैश। तो ये एंड बेटा हमारा क्या हो गया, 5 डैश, ठीक। जब ये शुगर का बेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पर OH ग्रुप होता है। अब ये बेटा बैक जाना पड़ेगा, कैसे समझाएं उनको, अभी समझो पहले। जैसे शुगर का बेटा 5 कार्बन होते हैं, ठीक ना, 5 कार्बन में जो तीसरा कार्बन होता है उस पर OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। कल बेटा पूरा स्ट्रक्चर बना करके इसको समझाया था। तो आप देखो, ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो जाएगा। तो जिस जगह बेटा क्या जुड़ा रहेगा, जो कौन सा ग्रुप होगा, फ्री OH। क्या होगा, फ्री OH, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा 3 डैश। अब यहां देखो, यहां पर बेटा ये फ्री फ्री है, ये वाला, ये फास्फोरस बेटा फ्री है। ये अगर हम लोग इतना ही ले तो ये फ्री है ना अभी, तो ये कौन सा प्राइम होगा या कौन सा एंड होगा, हाँ 5 डैश। और ये वाला बेटा, इसका मतलब कि यहां पर OH ग्रुप होगा, तो ये कौन सा होगा, 3 डैश। तो बताओ, एक पोलैरिटी किधर से किधर है, 5 to 3 है, तो दूसरी की बेटा क्या है, 3 to 5 है। 3 to 5 है ना, ये 3 to 5 पढ़ेंगे ना। तो जब बेटा पोलैरिटी, इसको पोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पोलैरिटी। तो 5 डैश टू 3 डैश है, या बेटा 3 डैश टू 5 डैश है। तो अपोजिट पोलैरिटी होने के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे। क्लियर है, ये एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ये जुड़े होते हैं। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना। पहला पॉइंट क्या था, ये डबल स्टैंड होते हैं। डबल स्टैंड का मतलब बेटा एक न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड बोलेंगे। एंटी पैरेलल क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा एक का एक क्या हो जाएगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मतलब अगर हम लोग इसको इसे एक्सप्लेन करें बेटा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। एरो तो बेटा ऐसे ही लगाएंगे, हम पढ़ेंगे 5 से ही प्रॉपर, लेकिन लिखने को बेटा ऐसे लिखा जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो जब ये अपोजिट होंगे तो इसको क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल कहलाएगा। कोई दिक्कत बेटा, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल का एक और कंसेप्ट समझ लो तुम। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लो पहले। 5 डैश एंड बेटा हम उसे कहेंगे जहां पर फ्री फास्फेट ग्रुप बेटा प्रेजेंट होगा। जहां पर फ्री फास्फेट ग्रुप होगा वहां पर आप क्या बोलोगे, 5 डैश एंड।
जहां पर बेटा 3' एंड होगा वो उसका मतलब है कि फ्री कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। तो एकदम आप श्योर होते जाओ कि जिधर बेटा फास्फेट आपको फ्री दिखाई दे वो 5' एंड है, जिधर OH ग्रुप फ्री दिखाई दे वो कौन सा ग्रुप है, वो 3' एंड है। क्लियर? तो 2 पॉइंट बेटा मैंने अभी समझा दिया है। डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट। फर्स्ट, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा बेटा ये दो स्टैंड हैं, तो इसको सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर मान लो, ये ऐसे एक बेटा ये है स्टैंड और एक स्टैंड ये है, और ये ऐसे जुड़े होंगे, इस पे स्टेप्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? स्टेप्स। सीढ़ी देख रहे हैं ना, जैसे चढ़ते हैं आप। इसका मतलब है बेटा कि एक स्टैंड ये वाला हो गया, दूसरा स्टैंड ये हुआ, तो ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं सर? नाइट्रोजन बेस के द्वारा। किसके द्वारा? ए और टी क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ए और टी क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। देखो ध्यान से बेटा सुनो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे सीढ़ी के 2 हिस्से हैं, तो सीढ़ी का ये वाला बेटा हिस्सा जो होगा, इसको मिला के सीढ़ी मानो, जो ढांचा खड़ा करते हैं, इसको मिला के बेटा आप एक दूसरे तरफ का स्टैंड समझो। 2 स्टैंड है ये, एक सीधा स्टैंड ये है, एक सीधा स्टैंड ये है। इस पर इसको बेटा जो इसको तुम क्या मानोगे? वो सीढ़ी का स्टेप मानोगे, जिससे हम लोग चढ़ते हैं। ठीक है? सीढ़ियां बेटा स्टेप लगी होती है ना। ये जो ये पार्ट होता है, शुगर और फास्फेट को मिला करके बेटा हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ द बेटा डीएनए। ये नीट का बेटा आया हुआ क्वेश्चन, क्या बोलोगे आप? व्हाट इज बोन बैन ऑफ बैकबोन ऑफ द बेटा डीएनए क्या कहलाएगा? शुगर एंड फास्फेट। तो आ जाएगा ये। तो इसको बेटा लिखना है आपको, यहां लिखिए 3rd पॉइंट, बैकबोन ऑफ डीएनए। तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपके पास? तो देखो इसको हम लोग कहेंगे फास्फेट एंड बेटा शुगर, या शुगर एंड फास्फेट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मिल गया। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ऐसा कोई ऑप्शन में बेटा न दिया जाए, देखो जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के आए वही ऑप्शन मिले। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, शुगर और फास्फेट बेटा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जानते हो क्या? जानते हो बेटा क्या? ये जो होते हैं, ये शुगर और देखो 2 शुगर के बीच में ये फास्फेट पाया जा रहा है, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर से सुनो, एक छोटा सा पॉइंट है, पहले समझ लो। ये जब बेटा ये फ्री वाला रहेगा तो इसको बोलते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। कल समझाया था, पूरा का पूरा बेटा कंसेप्ट था। ये फास्फोइस्टर बॉन्ड होगा। पी और एस के बीच में कौन सा बॉन्ड? फास्फोइस्टर बॉन्ड। अब देखो 2 शुगर के बीच में ये फास्फेट है, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखो ये क्या है? ये फास्फोडाइस्टर है। ये क्या है बेटा? फास्फोडाइस्टर है। तो ये बैकबोन कौन बना सकता है? अगर फास्फेट एंड शुगर नहीं दिया है तो क्या आंसर जाएगा? तो कौन सा बॉन्ड जाएगा बेटा? इसका आंसर एक और जा सकता है, कौन सा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बात शायद नहीं समझ में आई आपको। चलो जिसको बेटा नहीं समझ में आया, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। शुगर और फास्फेट ये हमारा बैकबोन है, इतना तो सबको क्लियर हो गया। मतलब बेटा ये सीढ़ी का वो हिस्सा है जिससे जो हमें सपोर्ट देगा। अब मिला? तो इनके बीच में ये जो बांड होते हैं, ये बांड बेटा कौन से बांड होंगे? ये बांड जो होंगे ये इसको बेटा फास्फोडाइस्टर बांड कहेंगे। ऑप्शन में कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, गेम करते हैं। गेम में अगर बेटा ये दिया गया फास्फेट, अगर शुगर नहीं दिया गया, तो क्या आंसर आप देने जा रहे हो? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। अब बेटा यहां पर चौथा पॉइंट आता है, 4th पॉइंट। ये आपस में जुड़े कैसे होते? एक न्यूक्लियोटाइड बेटा ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। देखो मैं ऐसे कहूं कि बेटा ये पूरा ये न्यूक्लियोटाइड है, यहां से यहां एक बेटा ये पूरा यहां से यहां न्यूक्लियोटाइड है। अभी कोई दिक्कत? एक न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे सर? इनके बीच में नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस ही तो कनेक्ट कर रहा है।
तो नाइट्रोजनस बेस किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इनके बीच में बेटा हाइड्रोजन बांड होता है। क्या होता है? ये जो बेटा बांड मैंने बनाया है, ये सब बांड कौन से बांड है? हाइड्रोजन बांड। क्लियर है कुछ? तो यहां चलिए बेटा, ये आप पहले नोट कर लीजिए 4 पॉइंट बेटा, 3 पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, या स्ट्रक्चर बनाना हो तो बनाते रहिए, क्योंकि इसी में बेटा सब पढ़ाना है हमें। ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फिर ये 2 पॉइंट आप पहले 3 पॉइंट बेटा लिखिए, क्योंकि ये खिसकाना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए। ये बेटा आप जल्दी से इसको ऐसे खींच लीजिए, रफ टाइप का तो है ये, लेकिन सारे कंसेप्ट बेटा इसी पर समझाने हैं मुझे। चलिए बताइए बेटा, इसमें अब हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड बेटा कितने होंगे, किसके बीच में होंगे? तो बिटवीन बेटा आप बोलोगे बिटवीन नाइट्रोजन बेस, तो ये होंगे बिटवीन नाइट्रोजनस या नाइट्रोजनस बेसिस। अगर ये नाइट्रोजन बेसिस हैं तो किसके बीच में बेटा कौन सा होगा? ये हटा रहे हैं बेटा, इधर कर रहे हैं। अब बताइए हाइड्रोजन बेस या नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे? 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हैं। इनमें ए के साथ बेटा, ए के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा। सर ए के साथ टी ही क्यों जुड़ेगा? ए के साथ सी जुड़ जाए। तो आपको इसका आंसर बेटा देना है, जैसे सी के साथ जी जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, जब भी बेटा ये जुड़ते हैं, नाइट्रोजन बेसिस जुड़ते हैं, तो एक प्यूरीन के साथ दूसरा पिरिमिडीन जुड़ता है। ये आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि बेटा प्यूरीन या पिरिमिडीन का जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो प्यूरीन या पिरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर, क्योंकि प्यूरीन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बेटा इस टाइप से बनाया गया कि प्यूरीन के साथ हमेशा पिरिमिडीन ही जुड़ेगा। ठीक, तो यहां पर आप बताइए ए और टी के बीच में बेटा कुल कितने हाइड्रोजन बांड है? 2 हाइड्रोजन बांड है, राइट बेटा। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड है। हाइड्रोजन बांड किसके बीच में है? नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड। ये जल्दी से बेटा आप नोट करिए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। 5वां पॉइंट, फोर्थ हो गया ना, 5th पॉइंट। यहां पर बेटा जो 5वां पॉइंट है वो आप ये देखो, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। ये कंप्लीमेंट्री कौन बच्चा बताएगा? कोई बताएगा कंप्लीमेंट्री क्या होता है? देखो एंटी पैरेलल तो समझा दिया, लेकिन ये कंप्लीमेंट्री क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा,
जैसे मान लो कि एक स्टैंड ये है CGTA, ऐसा है। अगर बेटा यहां पर CGTA ये दोनों सेम टाइप का, अगर बेटा दोनों सेम नाइट्रोजन बेस दोनों स्टैंड पर रहे, सेम नाइट्रोजन बेस दोनों स्टैंड पर रहे, तो आप ये 100% श्योर हो जाओ कि ये सिमिलर है। ये कैसा है बेटा? ये सिमिलर है। लेकिन यहां अपने को क्या समझाना है? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब बेटा देखो ध्यान से, जैसे G है, C है, T है, A है, तो G का उल्टा बेटा क्या होगा? दूसरे स्टैंड पर इसका उल्टा वाला आएगा। इसका उल्टा क्या होता है? G का C होता है, ये C का क्या होगा? G, T का क्या होगा? A का क्या होगा? T। इसको बेटा कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक ना। अगर कहा जाए कि कंप्लीमेंट्री किसको कहेंगे, तो बेटा जब नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। एक प्यूरिन के साथ दूसरा पिरिमिडिन जुड़ेगा, जिसे कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो ये सिमिलर हो गया और ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब बेटा कि ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन वाला जुड़ेगा। क्लियर है ये? तो कंप्लीमेंट्री किसे कहेंगे? और कंप्लीमेंट्री इज बेटा यहां पर लिखेंगे, ये हॉलमार्क है ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का बेटा अगर हॉलमार्क पूछा जाए, मतलब बेटा एक बेसिक हॉलमार्क मतलब समझते हो कि नहीं? अरे उसकी आइडेंटिटी बेटा, जैसे आप सोना कोई खरीदते हो तो कहते हैं ना 24 कैरेट का है, तो 24 कैरेट का क्या बोलते हैं? उसका हॉलमार्क है। हॉलमार्क का मतलब बेटा क्या होता है? ये उसका ये कंप्लीमेंट्री अगर नहीं होगा तो ये समझ लो कि डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो अगर कभी बेटा क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनो, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, बैकबोन कौन है? तो आंसर क्या जाएगा? फास्फेट एंड शुगर। ठीक। दूसरा बेटा ये पूछा जाए कि डीएनए कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर कंप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री का मतलब आप बेटा अपोजिट ढंग से मिलेंगे। ठीक, यही उसका हॉलमार्क कहलाएगा। कितने पॉइंट बेटा समझा दिए मैंने? 5। अब आपके पास आता है 6 पॉइंट, 6 वाला 6 पॉइंट। चलो इसको नोट करना तो कर लीजिएगा। चलो मैं बेटा इसको उधर हटा करके स्ट्रक्चर पर आता हूं फिर से, इसके स्ट्रक्चर पर आता हूं फिर से। इसके स्ट्रक्चर पर आइए, अब बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा। अगर हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका डायमीटर जैसे यहां से यहां तक का, जहां से बेटा फास्फेट है, एक फास्फेट से दूसरे फास्फेट तक, ये ना, ये, तो इसका क्या कहेंगे? इसका डायमीटर कहेंगे। इसका क्या कहलाएगा? ये डायमीटर। तो डायमीटर इसका कितना होता है? डीएनए का डायमीटर कितना होता है बताइए, तुम्हें पता? डायमीटर ऑफ द डीएनए कितना होता है? नहीं पता। चलो ये बेटा इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, या बेटा इसको बोलते हैं 2 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर में कितना होता है? एक नैनोमीटर में कितना मीटर लिखें? 10⁻⁻⁶ की 3 की 4। अच्छा एंगस्ट्रॉम में कितने होता है? 10⁻⁻15। अगर बेटा हम लोग 10⁻⁻15 लिख दें तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, यही ना? और बेटा बताओ क्या पढ़ा है? अब कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज का। सुनो ध्यान से वही तो कह रहे हैं ना कि अब कोई मतलब ही नहीं है, आगे क्या बोले आगे बोलने कोई मतलब नहीं है। चलो देखो 10⁻⁻10 अगर बेटा लिखा रहे तब 1 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है ना? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू
10⁻10। ठीक है, अगर बेटा 10⁻6 है तो ये माइक्रोमीटर कहलाएगा। क्लियर? और 10⁻9 है तो ये नैनोमीटर कहलाएगा। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि अगर आता है तो बेटा ऑप्शन, ये छोटी चीज में ऑप्शन थोड़ी दिया जाता है। अब 10⁻9, 10⁻6 ये सब नहीं आएगा तो क्या ऑप्शन देंगे हम? फिलहाल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसका नैनोमीटर बेटा ये 20 नैनोमीटर होता है ना, या आप कह सकते, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 नैनोमीटर होता है। इसका डायमीटर बेटा ये फिक्स होता है हर जगह। जैसे आप इसको जब बेटा ऐसे मेजर करेंगे तो चाहे जहां बेटा इसका डायमीटर, देखिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसा है, डीएनए का बेटा एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है ना, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया होता है, ये एरिया होता है। ये चाहे बेटा आप यहां मेजर करें, चाहे यहां मेजर करें, चाहे यहां मेजर करें, सब जगह कितना होता है? ये 2 नैनोमीटर होता है। तो अब क्वेश्चन बेटा ये आया कि यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू, ऐसा क्वेश्चन बने कि ये इसका जो यूनिफॉर्म डायमीटर है, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम है या 2 नैनोमीटर ही है, ये हमेशा क्यों यूनिफॉर्म कंडीशन में होगा? यूनिफॉर्म मतलब एक जगह क्यों रहेगा, एक जैसा सब में क्यों रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास कोई? इसका मतलब है बेटा कि, इसका मतलब है कि जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडिन से जुड़ा होता है। तो प्यूरिन से बेटा नहीं जुड़ता है, हमेशा एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ेगा, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ेगा। अब इसके स्ट्रक्चर को, क्योंकि मैं आगे चल के बेटा इसको समझाता हूं, अपने पास ये 6 पॉइंट है बेटा, ये आइए अब बताइए मुझे, यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए कितना है बेटा? ये 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। अगर पूछा जाए क्यों, इज ड्यू टू, इसका रीजन भी तो पूछेंगे। तो आप ये देखो, पहले ड्यू टू बेटा देखो ध्यान से, 1 प्यूरिन बाइंड विथ 1 पिरिमिडिन। सर ये क्या मतलब? प्यूरिन पिरिमिडिन से बाइंड होता है तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा? भाई कुछ तो समझ में आना चाहिए ना, ऐसा बताइए कुछ समझ में आए कि बेटा एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से बाइंड होता है, इससे कैसे यूनिफॉर्म हो गया ना? अब इसको देखो, तुम क्योंकि बेटा कल की क्लास नहीं की हो इसलिए समझ में भेजे में नहीं आ रहा है। देखो ये हमारा ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, ठीक, और ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का। इसको बनाना नहीं है, बस आप केवल समझ जाइएगा बस। बेटा ये 4 स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये देखें, ऐसे एक लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचे, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। ये बेटा देखो, ये अब ये क्या होता, अगर हम प्यूरिन को प्यूरिन के साथ जोड़ते, मान लो कि ये वाला बेटा ये ऐसे बनाता, एक यहां पर ऐसे बनाता, तो ये स्ट्रक्चर बेटा ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता? ये सिकुड़ जाता स्ट्रक्चर, फिर फैलता, फिर सिकुड़ता, फैलता। तो जब ये प्यूरिन था, प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन को जोड़ा, फिर बेटा देखो ये इधर पिरिमिडिन लिखा, फिर प्यूरिन जोड़ा, तो ये डायमीटर इसने मेंटेन कर लिया इसका। अरे 3 बेस पेयर यहां भी 3 है ना बेटा, 3 तो यहां भी है ना स्ट्रक्चर, तो 3 यहां हुआ, 3 यहां हुआ, एक 3 यहां हुआ, तो इसीलिए बेटा इसका कैसा डायमीटर होता है? सेम डायमीटर होता है। तो सेम डायमीटर क्यों होता है कि 1 प्यूरिन बाइंड विद द बेटा अदर पिरिमिडिन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया तो फिर से बोलिए मुझे, यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू प्यूरिन इज बाइंड विथ बेटा किससे? पिरिमिडिन। अगर मैं यही बेटा स्ट्रक्चर उसको बना के दिखाता आपको,
प्यूरिन या पिरिमिडीन का एक बेटा बाइंड करके स्ट्रक्चर दिखाता। चलो मान लो कि मैंने यहां बेटा प्यूरिन को प्यूरिन से बाइंड किया, पिरिमिडीन को बेटा पिरिमिडीन से बाइंड किया। अब बताओ इसका डायमीटर बेटा, इसका डायमीटर कम ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बेटा ये प्यूरिन को प्यूरिन से बाइंड किया, पिरिमिडीन को पिरिमिडीन से बाइंड किया, क्या स्ट्रक्चर सेम रहा? इसका मतलब बेटा ये वाला ऐसे हो गया। अगर हम फिर ऐसे बनाते, फिर बनाते तो ये ऐसे इधर लेके आते, ये ऐसे, तो ये ऐसे जाता, तो क्या यूनिफॉर्म डायमीटर होता? कभी नहीं होता। तो यूनिफॉर्म डायमीटर होने के लिए क्या जरूरी है? प्यूरिन किससे बाइंड हो? पिरिमिडीन से बाइंड हो। क्लियर है ये? तो ये भी बेटा आप लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए ये इतना होता है ड्यू टू, रीजन बेटा लिख लीजिएगा कि ड्यू टू व्हेन प्यूरिन बाइंड विद द अदर पिरिमिडीन, राइट। चलो आगे फिर से बेटा फिगर पे चलते हैं। अरे मैं बैक चल रहा हूं, ये क्लियर हो चुका है ना? आगे आइए, अब बताइए ये दो बेटा क्या है? नाइट्रोजन बेस है। अरे एक नाइट्रोजन बेस ये है, देखो ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है ना बेटा? ये नाइट्रोजन बेस इस नाइट्रोजन बेस से कितना दूर है ये? ना बेटा 2 नैनोमीटर, तो ये चौड़ाई हो गई इसकी, ये 2 नैनोमीटर हो गया, ठीक पूरा। ये आपस में बेटा दो जुड़े हुए हैं, ये दो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनके ये ऐसे हो गया, एक ऊपर बना लेते हैं, एक बेटा नीचे बना लेते हैं, किसके नीचे बना लेते हैं, तो इनके बीच में ये बेटा इसकी डिस्टेंस में पूछ रहा हूं, इसकी डिस्टेंस में पूछ रहा हूं, मतलब हम इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं बेटा कि ये कितना है। इसको कहते हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस। दो नाइट्रोजन बेसिस के बेटा बीच के डिस्टेंस कितने होते हैं? 0.34 नैनोमीटर। कितना? तो अपनी कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे बेटा लिखिए डिस्टेंस बिटवीन बोल रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं, लिख बोले क्या लिख दे रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस। तो आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस या बेस पेयर, बेस पेयर बेटा लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे 0.34 नैनोमीटर। अब चलो इतना तो बड़ा जानकार हम लोग हो ही गए कि 0.34 नैनोमीटर है। अब इसको तुम मतलब जल्दी से बता दो कितना एंगस्ट्रॉम लिख दें। अब इतना तो जानकार हो ही गए हो ना, कितना एंगस्ट्रॉम लिख दें? अरे इसको एंगस्ट्रॉम में बदलो। थ्री 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मतलब बेटा ये कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा गया तो ये आंसर दीजिएगा, नैनोमीटर में पूछा गया तो वो आंसर दीजिएगा, ठीक ना? चलिए इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस भी हो चुका। अगला पॉइंट आता है बेटा,
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, चलिए फिर आइए फिगर पे आते हैं। ध्यान से बेटा सुनिएगा। एक मान लीजिए जो आप क्या बोलते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी का एक सिरा बेटा ये है, एक सिरा ये है ना, जैसे आप इसको, इस पे बीच में बेटा स्टेप नहीं लगाए गए हैं। अब आपसे कह दिया जाए इस सीढ़ी पे चढ़िए, खंबे पे चढ़िए, तो चढ़ पाएंगे? या बेटा इन दोनों को अलग अलग करके रख सकते हैं, इसको अलग रख दें, इसको उठा के अलग रख दें, इसको उठा के अलग रख दिए, रख सकते हैं ना। अरे भाई ये बैकबोन हटा दिए, एक बैकबोन उधर हटा दिए, तो क्या ये बेटा आसानी से हट सकता है? हाँ बेटा आसानी से हट सकता है। लेकिन अब इनके बीच में क्या लगा दें? इनके बीच बेटा स्टेप लगा दें। सीढ़े के बीच में बेटा जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसको लगा दें, तो क्या फिर हम बेटा उसको आसानी से हटा सकते हैं? नहीं, हटाने को तो हटा ही सकते हैं, मतलब बेटा जोड़ सकते हैं, तो मतलब आसानी से नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बेटा? नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबिलिटी होगी। दूसरा पॉइंट बेटा और सुनो, सुनते चलो। सेकंड पॉइंट बेटा देखो ध्यान से, अगर अपन लोग ये कहें कि ये दोनों बॉन्ड बेटा ये आपस में जुड़े हैं, तो यहां पर जो बेटा पोलर पार्ट होता है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। किसी भी कंपाउंड के, किसी भी बेटा बेसिस के, किसी भी मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर समझते हैं? जो मान लीजिए वाटर है, जैसे वाटर में क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, जो न रिएक्ट करे, तो ये पार्ट बेटा जो ये वाले हिस्से जो होते हैं, इधर के हिस्से होते हैं, इनके बीच में पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी होने के कारण आपस में जुड़ गए और क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। लेकिन बेटा इधर इधर क्या, देखो ध्यान से सुनो, ये ऐसे हमने बनाया, इसके ऊपर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा, ये नॉन पोलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? देखो ये दोनों, ये पोलर है, ये क्या है? पोलर है। ये आपस में जुड़ करके क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से सुनो, ये पार्ट, ये सब पार्ट बेटा क्या है? पोलर है। तो ये आपस में जुड़ के क्या बना लिए? ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा नॉन पोलर, इसके नीचे का हिस्सा नॉन पोलर। मतलब बेटा मैं इसमें बताता हूं, इसमें समझाता हूं। देखो भैया, ये दोनों तो पोलरिटी के कारण हो गए, जुड़ गए। इधर बेटा नॉन पोलर बॉन्ड होगा, इधर क्या होगा? नॉन पोलर। इधर क्या होगा? नॉन पोलर। जब बेटा नॉन पोलर होगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक, तो जो पोलर पार्ट था उसने तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और जो नॉन पोलर बॉन्ड था वो क्या बना लिया? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इनके कारण बेटा ये एक दूसरे पर स्टक हो गए। स्टक समझते हैं कि नहीं? चिपक गए। इस चिपकने के कारण बेटा डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो स्टेबल हो गया। कुछ समझ में आया? अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, तो पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बेटा वन नाइट्रोजन बेस स्टक ओवर द अदर, एक दूसरे से बेटा जुड़ जाए। ये दो मेन रीजन है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। किसके स्टेबिलिटी के लिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेबिलिटी, सॉरी डीएनए के स्टेबिलिटी के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बेटा आपको डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना? तो चलिए आगे, मैं इसको आपको बेटा लिखना है। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, पहला पॉइंट बेटा ड्यू टू क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, और वन बेटा बेस पेयर स्टक ओवर
अदर, एक बेस पेयर दूसरे पर बेटा क्या हो गया, या नाइट्रोजन बेस स्टक ओवर द अदर, तो ये कहलाएगा क्या, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो जल्दी से बेटा 2 पॉइंट आपके पास आ गए। पहला कौन कौन आया, स्टेबिलिटी आ गई, ठीक। चलो फिर आइए, इसको लिख लीजिएगा बेटा। अब ये बताइएगा, ये तो डायमीटर हो गया, ये इसके बीच का डिस्टेंस मैंने बता दिया, ठीक है। ये बेटा एक हेलिक्स बनाता है, जब हम लोग ऐसे समझें, ये मान लो बेटा कि डीएनए का एक ऐसे हेलिक्स बन जाए, ऐसे ऐसे, इस पूरे हेलिक्स में इधर ही बनाते हैं बेटा, क्योंकि उसी में हौच पौच हो जा रहा है। हाँ बताना, ये एक हेलिक्स बेटा ये बन गया, एक हेलिक्स दूसरा हुआ, ये तीसरा हेलिक्स हुआ, ठीक है। हम इसको यहां से यहां तक, सुनो, यहां से यहां तक बेटा एक हेलिक्स कहेंगे, यहां से यहां तक क्या कहेंगे, एक हेलिक्स कहेंगे। यहां से यहां तक बेटा कितना डिस्टेंस होगा, देखो ये आपने पहले बता दिया, एक नाइट्रोजन बेस दूसरा नाइट्रोजन बेस, इसके बीच का डिस्टेंस आपने पहले बता दिया। अब आपके पास बेटा अगला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब बेटा कि एक हेलिक्स के बीच कितनी डिस्टेंस होगी, या लेंथ, लेंथ था बेटा 1 हेलिक्स, कितना होगा, अच्छा सुनो सुनो सुनो, नहीं पता है तो मैं बताता हूं बेटा। इसमें कुल 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कुल बेटा 10 नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है ना। एक की डिस्टेंस आपको पता है कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा आपको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, किसी एक का पता है, तो 10 का बता दो मुझे कितना होगा। हम गुणा करने के लिए कर रहे हैं, तुम भाग कर रहे हो। 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 तो बेटा इसी भर का होता है। 0.3 तुम्हारे सामने अभी लिखा है, मिटाया भी नहीं है, हटाया भी नहीं है। अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले देखो, जब इसके बीच में बेटा, इसके बीच में यहां से यहां के बीच में इतना नैनोमीटर है, तो हम नैनोमीटर, क्योंकि यहां पर 10 बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3.4 नैनोमीटर होगा। अब बेटा और क्या लिखोगे, 34 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। तो ये जो लेंथ था बेटा 1 हेलिक्स, 1 हेलिक्स, तो आंसर बेटा क्या जाएगा बोलो, 34 एंगस्ट्रॉम, या बेटा अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर लेंथ होगा। 1 हेलिक्स का लेंथ कितना होगा, इतना। अब एक हेलिक्स में बेटा कितने बेस पेयर हैं, अभी तो बोला है, तो लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 हेलिक्स, तो आंसर हो जाएगा बेटा 10। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बेटा और मिल गए। पहला क्या था, स्टेबिलिटी क्या था, दूसरा बेटा लेंथ ऑफ 1 हो गया, डायमीटर कितना हुआ। चलो अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मैं बेटा 6 से 7 पॉइंट शायद पढ़ाया हूं, 7 पॉइंट, आप इसको जल्दी जल्दी बोलते चलिए, पढ़े हैं देख करके ऐसे समराइज करिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था बेटा ये डबल स्टैंड होते हैं,
डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है सर? कम से कम ये दो न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक बेटा 5' to 3' होता है, दूसरा 3' to 5' होता है। जिधर की ओर फ्री फास्फेट ग्रुप होगा वो 5' होगा, जिधर की ओर बेटा OH ग्रुप फ्री होगा उधर 3' होगा। क्लियर है? ये कितने पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट पॉइंट था डबल स्टैंडर्ड, दूसरा क्या था बेटा? एंटी पैरेलल, तीसरा अब हम लोग बेटा पूछे कि बैकबोन कौन बनाएगा? शुगर और फास्फेट। अगर शुगर और फास्फेट ऑप्शन में नहीं है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, चौथा पॉइंट बेटा ये कंप्लीमेंट हाँ बोलो क्या था? ये क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब कभी बेटा सिमिलर नहीं होते, एक जैसा नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो अपोजिट जुड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री। और कंप्लीमेंट्रिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द बेटा क्या? डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस बेटा, एक नाइट्रोजन बेस ये है, बेस ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। एक यूनिट में बोलो, चाहे नैनोमीटर बोलो चाहे एंगस्ट्रॉम में बोलो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻10 बेटा, 10⁻⁻10 है ना। अगर यही एंगस्ट्रॉम पूछा था ना कि नैनोमीटर, अगर यही बेटा नैनोमीटर में होता 10⁻⁹, ठीक है ना। और 10⁻15 बेटा पिको बोलते हैं, नैनो को बेटा क्या बोलते हैं? -9। जाओ देखो यार, नैनो को क्या बोलेंगे? -9। क्लियर रहेगा? अब बताइए नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आता है? इसकी स्टेबिलिटी नहीं, यूनिफॉर्म। बेटा यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू, वो एंगस्ट्रॉम तो बेटा नंबर हो गया, मतलब लेकिन क्यों होता है ये मैंने ये पूछा था, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे pyrimidine से बेटा जुड़ता है, ठीक है ना। अगर प्यूरिन जुड़ जाता तो डायमीटर चेंज हो जाता, यूनिफॉर्म कभी भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि डीएनए का जो स्टैंड है इनमें स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा किसका है? क्योंकि बेटा दो नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे पर स्टक किए रहते हैं। क्लियर है? ये स्टेबिलिटी क्यों हुई? ये सब बेटा क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको लिखाए हैं। क्या डीएनए बेटा एसिडिक नेचर का है? क्यों है? क्योंकि फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ये कौन सा शुगर पाया जाएगा डीएनए में? कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा नाइट्रोजन बेसिस है? एटीजीसी। यही बेटा नाइट्रोजन बेस है। इसमें कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो यूरिन नहीं, क्या बोलते हैं, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। इतना क्लियर है ना? ये अभी तो कोई डाउट नहीं है इसमें। बेटा लेंथ ऑफ वन हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम या बेटा क्या 3.4 नैनोमीटर। तो जो कंपटीशन के बेटा क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको लिखा दिए हैं जो नॉर्मली बनते हैं। अब हम लोग कल के डे में बेटा देखेंगे चारगाफ रूल। चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं।